प्रीवियस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, उसको दो भाग में डिवाइड करके देखा था कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से चीज़ें की रचना की गई, पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ, सारा चीज़ को देख लिए थे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल की यानी कि वैदिक सभ्यता की आगे की बातों को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन है कि इसमें से खूब पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आर्यों के द्वारा किया गया था। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आर्य के द्वारा किया गया था। आर्य एक जाति था जो मध्य एशिया के मंगोलिया देश से आए थे। तो इसको हम लोग वैदिक सभ्यता को हम लोग आर्य सभ्यता के नाम से भी नाम जान सकते हैं, नाम उसको दे सकते हैं कि या तो इस सभ्यता का विकास, इस सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आर्यों के द्वारा किया गया था। और आर्य जो थे वह मध्य एशिया यानी एशिया महादेश के बीच एक छोटा सा देश होता है मंगोलिया, वहाँ से यह लोग यहाँ आए थे। इसलिए एशिया को यानी कि मंगोलिया को, इस देश का नाम क्या है, मंगोलिया। तो मंगोलिया को हम लोग एशिया का क्या कहते हैं, नारी कहते हैं। तो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता का विकास किया गया भारत में, उस सभ्यता को हम लोग किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो यह जो थी एक प्रकार की यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे कि उसका इस तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, घरों का निर्माण का विन्यास जो था, नाली का व्यवस्था किया गया था, पक्की ईंट के घर बने होते थे, ईंटों का उसके समय समय पर उसका नाली की साफ सफाई का भी व्यवस्था किया जाता था। यानी कि पूरी तरह से एक आधुनिकता भरी हुआ सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि अगर हम लोग से पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि इस समय जो थे वह घर, लोगों का जो घर होता था वह पक्की ईंट का बना हुआ नहीं होता था, लोग घास फूस का अपना होता था। ऐसे भी इस समय के लोगों का कोई अस्थायी घर नहीं होता था। यह वैदिक सभ्यता के लोग छोटे छोटे कबीला में रहते थे। और कबीला क्या होता है, हम लोग अभी आसपास में देखते होंगे, हम लोग के गाँव में अक्सर जिसका गाँव में घर होगा वो देखता होगा कि कुछ जो होता है मांगने उंगने वाला सब जो होता है, गाछी में चल जाएगा, पन्नी टांग के 10 लोग 12 लोग का समूह होता है, उस तरह से अपना वहाँ रहता है। 1 महीना 2 महीना वहाँ पे रहा, फिर वहाँ से दूसरे जगह चला गया। यानी कि वह पूरा जीवन जो होता है वह घूम घूम करके अपना बिताते हुए रहता है। तो वह कबीला एक समूह बना करके रहते थे, जिसको हम लोग बोलते थे कबीला। और कबीला में अगर मान के चलिए कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से मात्र 9 लोग जो है वही जाएंगे इधर उधर काम करने के लिए। अगर मांगने वाला काम करता है तो वह मांगने जाएगा, या कुछ कपड़ा वगैरह बेचने वाला काम करता है तो वह बेचने वाला काम करने जाएगा। चूँकि स्वाभाविक बात है कि कबीला में स्त्री पुरुष दोनों रहते थे, तो स्वाभाविक बात है कि स्त्री पुरुष दोनों रहेगा तब बचवा सभी रहबे करेगा। तो सभ्य के सभ्य चल जाएगा, तब बचवा को देखभाल कौन करेगा। कोई एक व्यक्ति जो रहता था उस कबीले में रहता था, तो उस एक व्यक्ति जो कबीले का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था सरदार कहा जाता था। याद रखिएगा, कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो कबीले के प्रधान को सरदार कहा जाता था, जिसका एक ही काम था कि उस कबीले में रहने वाले स्त्रियों और बच्चों की क्या करना, देखभाल करना। क्लियर है इतना बात। तो यह सब वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वह क्या करते थे, कबीले में रहते थे, चालवासी जीवन बिताते थे। इनका अस्थायी कोई ठिकाना नहीं होता था, आज ही गाछी में, कल गाछी में, परसों, इस तरह से उनका पूरा जीवन अपना चलते हुए रहता था। कबीले के सरदार को क्या, कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था। अब यहाँ पे एक परंपरा यहाँ पे यह बना कि जिस कबीले के सरदार के पास गाय की संख्या जितनी अधिक होगी, गाय की संख्या जितनी अधिक होगी, वह सरदार अधिक शक्तिशाली होगा। अब मान लीजिए कि एक कबीला में यदि 10 सदस्य रहते हैं, तो एक एक सदस्य के पास एक एक गाय हुआ, तो सभ्यता में टोटल कितने गाय हो जाएंगे, कबीला में 10 गाय हो जाएंगे। यह सरदार कितने गाय का मालिक होगा, 10 गाय का मालिक होगा। अब देखिए कबीला बी कबीला में अगर
15 लोग रहते हैं, अगर एक एक गाय भी रखता है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सदस्य एक ही रखेंगे, अगर एक एक गाय अगर वह रखता है तो इसमें गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो हर सरदार यह सोचता था कि मैं अधिक पावरफुल हूँ। तो यह क्या किया, सरदार बी वाला जो था वह अपने सारे सदस्य को ले करके और एक कबीला पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, लूट लिया, ले क्योंकि सरदार को पकड़ के गुलाम बना दिया, बंदी बना दिया। अभी में 10 गो लोग ए में था, 15 गो लोग ए में था, टोटल मिला करके क्या हो गया, 15 10 25 लोग। अब बताइए कबीला बी में लोगों की संख्या कितनी हो गई? कबीला बी में लोगों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 25 हो गई। गायों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखिए कबीला बी का आकार धीरे धीरे क्या करते गया, बढ़ते गया, बड़ा होते गया। अब इसका यह बड़ा हो गया, तब इसने क्या किया कि कबीलाओं में और कुछ लोगों को जोड़ा। फिर कबीला बी जो था कबीला सी पर आक्रमण कर दिया, वहाँ के भी सरदार को मार पीट करके अपना में मिला लिया और इस पर इसकी मात्रा जो था, इसकी लोगों की कैपेसिटी जो थी, लोगों की संख्या जो था वह धीरे धीरे क्या होते गया, बढ़ते गया। एक छोटा सा जो कबीला था वह बड़ा कबीला का रूप ले लिया, बड़ा कबीला का रूप ले लिया। जब इसकी मात्रा, इसकी जब डिस्टेंस एरिया जो था बढ़ते गया, तो बढ़ते हुए एरिया को तो ले करके नहीं घूम सकता है कि चलो चार गांव एक के बार घूमते चलो, ये तो संभव है नहीं। संभव कब है? बहुआता कौन आदमी जो अकेले 2-4 गो आदमी रहेगा, चल बिना मतलब वो इधर रहता है। और अगर मैं 20-25 को लेकर के तो बहुआते नहीं चलेगा। तब इस लोगों ने क्या किया कि अस्थाई जीवन बिताना शुरू कर दिया और लोग का जो मुख्य व्यवसाय क्या था बताया है वैदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल में पशुपालन। तो लोगों ने जब अस्थाई जीवन बिताना शुरू किया तो लोगों ने क्या कर दिया, तो लोगों ने कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि हो गया। खेती बाड़ी करना लोगों ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब यह कबीला का जो सरदार होता था अपने कबीला के क्षेत्र को दिन प्रतिदिन बढ़ाते गया, वह खुद को शक्तिशाली रूप देते गया, वह काफ़ी शक्तिशाली अपने आप को बनाते गया। और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई तरह के यज्ञ किए। यज्ञ में हम लोग का इम्पोर्टेंस आता है, अश्वमेध यज्ञ का नाम सुने होंगे हम लोग, कल भी इसकी चर्चा किए थे कल की वीडियो में। उसके बाद हम लोग देखे थे वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। यह सब का सब यज्ञ के बारे में अगर पूछा जाए कि किस काल में हुआ था तो याद रखिएगा वैदिक काल में। पूछा है कि अश्वमेध यज्ञ की घटनाएं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ किस काल में हुआ था, किस सभ्यता में हुआ था, तो वैदिक सभ्यता में हुआ था, वैदिक काल में हुआ था। इसी बीच क्या हुआ कि इसी काल में लोगों ने क्या किया कि लोहा का खोज कर लिया। लोहा का क्या कर लिया, खोज कर लिया। अब लोहा मजबूत होता था और लोहा मजबूत होने की वजह से लोहा से लोगों ने क्या किया, धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया। तलवार बना लिया, भाला बना लिया, बड़का हंसुआ बना लिया, ये सब बनाना शुरू कर दिया। और जब ये लोहा का खोज हुआ तब मानव जीवन में क्रांति आ गई। जैसे ही क्रांति आया लोगों ने धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया। पहले लोग पत्थर से, लाठी डंडा से लड़ाई करता था, अब लोग जो है सो भाला उला से, तलवार उलवार से लड़ाई करना शुरू कर दिया। आसानी हो गई, लोग हिंसक प्रवृत्ति का हो गया, मारपीट करना अधिक शुरू कर दिया। ले कोई कबीला वाला आदमी सुतले रहता था, ये सब 10-20 को जाता था, लाठी भाला लेकर के एकदम मारपीट करके पूरा बर्बाद कर दिया और कर कबीला के अपना कबीला मिला लिया। ऐसे चलते रहता। आज हम लोग समाज में देखते होंगे जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, ओकरा पैसा वाला सब या कुछ तनी दबंग टाइप के लोग होता है, उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करके उस बेचारा को दबा देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे वो गरीब के ज़मीन उमीन घर द्वार सब लूट के लेके भाग जाता है। तो यह समस्या हम लोग का आज से नहीं है, बहुत पहले से चलते आ रहा है। साथ ही साथ हुआ क्या कि अब देखिए पूछा जाए कि जैसे लोहा का खोज किस काल में हुआ, तब हुआ हम लोग यहाँ से पहुँच गए किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि लोगों ने जैसे ही अस्थाई जीवन, लोगों ने क्या किया, मिट वो नहीं करता है जल्दी, लोगों ने क्या किया, जैसे ही अस्थाई जीवन बिताना शुरू कर दिया और लोगों ने
कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया, तब कौन सी काल में हम लोग पहुंच गए? तो वैदिक काल के लास्ट वाला काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल, जिसको प्रीवियस वीडियो में बनाया, नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रीवियस वीडियो में अस्थायी जीवन बिताना इन्होंने शुरू कर दिया, अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया और लोगों ने कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। और इसी काल में हुआ क्या कि इसी काल में लोगों ने लोहा का खोज तो किया ही किया और साथ ही साथ क्या चीज़ का खोज कर लिया? नमक का खोज कर लिया। कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में नमक का खोज कर लिया। स्वाभाविक बात है कि नमक में क्या होता है? आयोडीन की मात्रा होती है। नमक में जब आयोडीन की मात्रा हो गई, आयोडीन से क्या होता है? दिमागवा काफ़ी तेज होता है। अब पहले के सब बुर्बक सब था, नमक उमक खाया। एक पहले यानी वैदिक सभ्यता में पाषाण काल में चले जाइए तो उस समय तो नमक का खोज था नहीं, तो लोग ऐसे ही अपना लोग मूर्ख की तरह रहता था, कुछ उसका विकास उकास हुआ नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों ने क्या किया? लोहा का तो खोज किया ही किया, साथ ही नमक का भी खोज कर लिया। नमक में आयोडीन की मात्रा होती, इस सबका दिमागवा बड़ी तेज हो गया। बोला कि बुआने उगाने से कोई फ़ायदा उदा ना है, हथियार के लिए तो लोहा मिल ही गया था, चलो अब मार काट करना शुरू कर दिया। और शुरू करके जो कबीला जो था, कबीला छोटा छोटा राज्य का रूप ले लिया, छोटा छोटा राज्य बन गया। और यहीं से पहले सरदार होता था और उस सरदार ने अपने आप को राजा की उपाधि दे दिया और फिर भारत में जनपद बने और जनपद जो 16 जनपद बने और 16 जनपद में ही अखंड भारत से लेकर के पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत में था। और उस समय भारत में मात्र कितने राज्य हुआ करते थे? 16 गो राज्य थे, मात्र 16 जनपद। तो देखिए आप लोग का कबीला कैसे कैसे अपना रूप बढ़ा करके एक राज्य का रूप लिया, एक जनपद के रूप में प्रकट हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, आखिर कौन कौन सी बातें हुई। चलिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ही आदमी ने क्या किया? वहाँ के लोगों ने लोहा और नमक का खोज किया। हम लोग जो पढ़ते हैं रामायण, रामायण की रचना भी उत्तर वैदिक काल में ही किया गया। रामायण की रचना किस काल में की गई? उत्तर वैदिक काल में किया गया। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। याद रखिएगा, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसकी रचना कब की गई? उत्तर वैदिक काल में की गई। और इसी में उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत की रचना की गई। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना की गई? महाभारत की रचना की गई। महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की क्या किया? रचना किया। और इसी उत्तर वैदिक काल में ही उपनिषद का संकलन किया गया। उपनिषद, उप का मतलब होता है कौन सी? उपनिषद की संकलन, संकलन मतलब होता है एकत्रित करना। तो उपनिषद की संकलन किस काल में किया गया? उत्तर वैदिक काल में किया गया। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल में उपनिषद का संकलन किया गया। उपनिषद की कुल संख्या जो है वह 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितना? 108। याद रखिएगा, उपनिषद की कुल संख्या 108, जिसमें से मात्र 13 उपनिषद को अभी तक पढ़ा जा सका है। कितने उपनिषद को? मात्र 13 उपनिषद को पढ़ा जा चुका है। अगर आपसे पूछा है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है तो 108। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपनिषद की कुल कितनी संख्या ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद की कुल कितनी संख्या ज्ञात है तो ज्ञात कितने हैं? मात्र 13 वो उपनिषद को अभी तक पढ़ा जा चुका है। बाद बाकी ऐसा नई लिपि में लिखा गया कि आज तक इसको लोग सही तरह से पढ़ नहीं पाए। तो उपनिषद, उप का मतलब होता है नज़दीक, का निषद का मतलब होता है गुरु की वाणी। तो गुरु के समीप बैठ कर के जो ज्ञान लिया गया, गुरु के समीप बैठकर जो उपदेश दिया गया, ग्रहण किया गया, उस उपदेश को एक बुक के रूप में लिख दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? वैसे ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के नज़दीक बैठ करके लिया गया। अब देखते हैं हम लोग, उपनिषद समझ में आ गए। उपनिषद की कुल संख्या कितनी? 108। कितने उपनिषद ज्ञात है तो मात्र 13 उपनिषद ज्ञात है। अब देखिएगा एक और आता है इसमें, वह था पुराण। पुराण, तो वह पुराण की कुल संख्या जो है 18। पुराण की कुल संख्या कितनी? 18। पुराण की रचना भी किस काल में की गई तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए इसको हम ऊपर चेंज कर देते हैं, वैदिक काल है, इसके पहले हम लोग क्या लगा दिए? उत्तर वैदिक काल। तो पुराण की रचना भी किस काल में की गई?
वैदिक काल में। पुराण क्या होता है? तो एक प्रकार का यह धर्म ग्रंथ है, जैसे विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ऐसे मिला करके टोटल कितने पुराण? 18 पुराण। तो पुराणों की कुल संख्या 18, जिसमें से अगर सबसे प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण है तो वह कौन सा पुराण हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ की रचना है, नमक का खोज, लोहा का खोज, रामायण की रचना, महाभारत की रचना, उपनिषद की रचना और पुराण की रचना किस काल में किया गया? उत्तर वैदिक काल में किया गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों, उस समय पूर्व वैदिक काल में हम लोग, ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा था? तो ऋग वैदिक काल में देखा था समाज 3 भाग में बटे थे, योद्धा, पुरोहित और साधारण। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज 4 वर्ग में बट गया था। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 4 भाग में हम लोग का समाज बट गया था। याद रखिएगा, पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का समाज कितने भागों में बटा हुआ था, तो 4 भागों में बटा हुआ था। अब यह चारों को समझते हैं। ब्राह्मण जो पठन पाठन का काम करता था, लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का काम सिर्फ कौन जाति के लोग करते थे? ब्राह्मण। क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह में भाग लेता था। वैश्य जो बनिया वर्ग यानी कि मार्केटिंग, बनिया जो सामान को बेचता उचता था, जैसे आलू, चावल, दाल, प्याज वगैरह ये सब बेचने वाला काम कौन करते थे? बनिया लोग करते थे। और शूद्र, शूद्र जो होता था जो पैसा लेकर के, कुछ मेहनताना लेकर के, दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं, दिन भर काम करता है, शाम में उसको वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा मिलता है या अनाज मिलता है। तो वैसे लोगों को, वैसे जातियों को किस श्रेणी में रखा गया? शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा जाति कौन था? ब्राह्मण। और सबसे छोटा जाति जो था वह कौन सी जाति थी? शूद्र जाति थी, सबसे छोटा में। अब इतना चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग इस सारा चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसा था, यहाँ पे पूजा पाठ करने की कौन कौन सी तरीका थी। चूँकि अब थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया, इसमें इसी चीज़ में हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। वह है क्या कि इंद्र के बारे में। यह भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और स्वाभाविक बात है, जो इंद्र जो है उनको युद्ध की देवता माना जाता है। क्या चीज़ की देवता माना जाता है? युद्ध की देवता माना जाता है। चूँकि लोहा का खोज हो गया था तो लोग ऐसे ही काटा काटी पर उतारू हो गया था, तो इंद्र भगवान को पूजा पाठ करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और देखिए, लुसेंट सबके पास होता है। अभी सबसे चर्चित बुक है कौन? लुसेंट। लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि वह कौन चीज़ को पढ़े। माथा दुखाइत रहेगा, घाव वाला दवाई खाएगा, कभी वह माथा दर्द ठीक होगा? कभी नहीं। तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को देखिए कि आखिर इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए ना। आप प्रोफेसर बनने थोड़े जा रहे हैं। तब पता चला है कि जैसे जो ज़रूरत है वो पढ़े नहीं करते हैं, लंबा लंबा बड़का बड़का चीज़ सब पढ़ लेते हैं, पता चला कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करने से नौकरी मिलने उलने वाला नहीं है। वही चीज़ पढ़िए जिस चीज़ को आपकी आवश्यकता है। नहीं तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास SPD पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, लुसेंट पब्लिकेशन के किताब नहीं हो। सबके पास सारा संसाधन रहता है लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम पढ़ें तो कथी पढ़ें, कौन चीज़ को पढ़ के जाए कि कंपटीशन में जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें मेरा क्वेश्चन टैली करे। अभी तो मैथ के लिए RS अग्रवाल सब खूब बनाता है, सबके पास RS अग्रवाल होता है। और लुसेंट तो पूरा तो हल्का मचा दिए, सबके पास लुसेंट रहता है, खूब दिन रात रट्टा मारता है और होता कुछ नहीं है। और उसमें वैसे ही चीज़ों को पढ़िए जो आपके काम की हो, अन्यथा इधर उधर पूरा रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। महाजनपद काल के साथ मिलेंगे।